सेटल हो जाओ जल्दी से बिट्टू, शुरू करेंगे फिर। फटाफट से बैठो बेटा, करें शुरू भाई। चलो देखो, अब आज वाले क्वेश्चंस करने के लिए एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स जल्दी से बेटा, जल्दी से फटाफट डोर क्लोज कर लो। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट withdrawn from the cell और बैटरी। अब इसको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई कंडीशन पे बात नहीं कर रहा, उसने सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या बात करी है कि भाई आपको अपने सेल से या फिर आपको अपनी बैटरी से मैक्सिमम करंट विड्रॉ करना है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं कही। अगर ऐसा कुछ है तो सिंपली आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को कितना करा देंगे बेटा, 0। कि भाई अगर हमारे सर्किट में जो सेल या बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, तो इन दैट केस वहां जो करंट विड्रॉ किया जाएगा वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम रहेगा। ये तो कब ध्यान रखना है, अगर कोई कंडीशन ना हो। बट अगर वहां आपके पास कोई पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन कर देता है, जैसे कि जो पावर डेसिपेशन है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। पावर डेसिपेशन का मतलब कि जब उस रेजिस्टेंस के थ्रू, उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो जब करंट फ्लो करेगा तो वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो कुछ ना कुछ पावर लॉस होगी, तो वो पावर लॉस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। इन दैट केस ये चीज तभी होगी जब आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम इस तरह की सिचुएशन में कब होगा बेटा, when internal resistance is equal to external resistance। जब आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो आपका करंट हो जाएगा मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम होने की वजह से सर्किट में जो पावर लॉस होगा वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आप लोगों को आज सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर हम चाहते हैं सेल या बैटरी से जो करंट विड्रॉ हो रहा है वो कैसा रहे, मैक्सिमम रहे। पहला पॉइंट, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0। दूसरी चीज, अगर कंडीशन है, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि हम चाहते हैं सर्किट में पावर डेसिपेशन, सर्किट में पावर लॉस, सर्किट में जो पावर वेस्ट हो रही है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपका करंट मैक्सिमम होगा। और करंट मैक्सिमम फॉर दिस कंडीशन कब होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये वाला पॉइंट ध्यान रहेगा सभी को, पक्का। नाउ दूसरी चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सर्किट्स में काम आने वाली है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं एक्स और वाई, यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई। अब एक बात सोचो, आपके पास ये एक्स और वाई दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी, कांस्टेंट, बट करंट क्या होगा, वेरी करेगा, करंट डिवाइड होगा। भाई इस पॉइंट से इस ब्रांच में चला जाता है करंट इन एक्स और इस ब्रांच में चला जाता है करंट इन
इस पॉइंट पे वापस दोनों मिले और फिर से क्या बना दिया, टोटल करंट आई। अब हम लोगों को लिखना है करंट इन द ब्रांच एक्स, मतलब करंट थ्रू द रजिस्टर एक्स एंड करंट थ्रू द रजिस्टर वाई। तरीका क्या है, अगर तुम्हें करंट इन एक्स लिखना है, सो टोटल करंट इनटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। दोबारा से कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तुम्हें करंट इन वाई लिखना है, ठीक है, तुम्हें यहां वाला करंट लिखना है, तो क्या करोगे, टोटल करंट इनटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये चीज ध्यान रखिए, दोबारा से समझना बेटा ध्यान से, बहुत इजी है। मान लो हमारे पास इस तरीके से ये टोटल करंट है हमारे पास आई, ये रजिस्टर R1 और ये रजिस्टर R2। भाई करंट डिवाइड हुआ और हमें रिक्वायरमेंट है कि यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने इस करंट को कितना लिख लिया, I2। तो मैं इस I2 की वैल्यू को कितना लिखूंगा, दिस इज टोटल करंट इनटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आया समझ, इस पैटर्न को ध्यान रखना है। क्लियर हो अच्छे से, पक्की बात, बड़े क्वेश्चंस पर। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, रीड इट प्रॉपरली। क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, ठीक है, तो स्पीड मेंटेन करके चलना है बेटा। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, तुम्हारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r। हमने पहले इन्हें कनेक्ट करा मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेने के लिए, और फिर हमने उन्हीं को दोबारा से कनेक्ट करा कैसा रेजिस्टेंस लेने के लिए, मिनिमम। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम। अरे करा तो है पहले, अब तुम पेपर आता तो पहले एक फर्स्ट ही क्वेश्चन करती हो, नहीं आता उसी पे अटकी पड़ी। तो दो कनेक्शंस बनाए हैं तुमने, एक बार मैक्सिमम के लिए और एक बार मिनिमम। ऐसे कुछ भी लड़ाई कर रही है बताओ यार, ठीक। तो तुम लोगों ने n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को दो तरीकों से कनेक्ट करा, एक बार किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, और एक बार किसके लिए, मिनिमम के लिए। और तुम्हें रेशो कहां से कहां का निकालना है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो पहले ध्यान रखना, अगर तुम्हें रेजिस्टेंस कैसा चाहिए, मिनिमम, फॉर resistance to be minimum we will always connect in parallel। हम हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। और फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल, एंड फॉर दिस रेजिस्टेंस टू बी मैक्सिमम we will always कनेक्ट इन सीरीज। हम हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। अब जरा सोचिए, अगर बात आती है मिनिमम की, ठीक, तो हमने क्या करा, 1 बाय आर मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक। तो यहां से 1 बाय आर मिनिमम will be equal to how much, n by r। then what is r minimum, it is r by n, यही बनेगा। फिर इसके बाद आपने कैसे कनेक्ट करा, मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम करने के लिए आपने करा सीरीज में, तो r मैक्सिमम विल बी r प्लस r अप टू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो बेटा जी r मैक्सिमम कितना बन जाता है, nr। इसको कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। हमें कहां से कहां का रेशियो चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम का। तो आप लोगों ने क्या करा यहां से, टेकिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, और आपके पास आ गया आर मिनिमम ओवर आर मैक्सिमम। नाउ व्हाट इज आर मिनिमम, आर बाय एन, ये कर दिया आपने आर बाय एन इनटू व्हाट इज आर मैक्सिमम, इट इज एन आर। भाई आर से आर खत्म करो
और आपका आंसर कितना रह जाएगा 1/n²। कर सकते हैं या नहीं? एकदम बेसिक क्वेश्चन था पहला, निकल जाएगा सभी का। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? अब ध्यान से समझो, पहला ग्राफ किसके बीच में बेटू? पहला ग्राफ है ईएमएफ विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ध्यान से समझो, आप लोगों ने ईएमएफ को दो तरीकों से डिफाइन करा, ठीक है? और दोनों को ध्यान से देखना। पहला, ईएमएफ जो है वो किसके बराबर है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी कब? इफ देयर इज नो करंट इन द सर्किट। अगर करंट नहीं है तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा? ईएमएफ। और दूसरा आपने कैसे करा कि दैट ईएमएफ इज द amount of work done in order to move the charge and over a closed path। कि भाई अगर क्लोज्ड पाथ पे हम एक चार्ज को मूव करा रहे हैं, ऐसा करने के लिए जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा? ईएमएफ। और हमें यहां से साफ नजर आ रहा है दोनों पॉइंट से कि दैट ईएमएफ, जल्दी से चक्षु, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ना तो वो डिपेंड करेगा इंटरनल पे और ना ही वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल पे, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपने यहां ग्राफ बनाया, यहां आ जाएगा आपका ईएमएफ वोल्ट में, यहां आ जाएगा रेजिस्टेंस ओम्स में, और किसी भी तरीके से कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। पहला हो जाएगा कि भाई अगर ईएमएफ का ग्राफ बनाना है किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। फिर चाहे वो रेजिस्टेंस आपका इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। कर सकते हैं अच्छे से। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला ग्राफ किसके बीच में है बेटा? इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद आर। ठीक, समझना ध्यान से। लास्ट क्लास में हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो इक्वेशंस लिखी, ठीक, अगर आपको याद हो। पहली इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और इक्वेशन थी V इज इक्वल टू E माइनस IR, ऐसा कुछ था। और यहां से हमें नजर आ रहा है कि अगर इंटरनल बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इंटरनल की वजह से वो भी क्या करेगा? बढ़ेगा, तो टीपीडी घटेगा। तो इसका मतलब टीपीडी और इंटरनल एक दूसरे से कैसे वेरी करेंगे? इनवर्सली। और दूसरा हम लोगों ने लिखा था बेटा इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और अगर याद हो तो एक्सटर्नल की टर्म्स में हमने वहां क्या लिखा था? IR। भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या था? वो वाली वोल्टेज जो हमें कहां मिलेगी? सेल के टर्मिनल्स में। और जो सेल के टर्मिनल्स में मिल रही है वो बेसिकली जा कहां रही है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो उसको हमने कितना लिखा? V इक्वल टू IR। और अगर आप यहां से देखें तो आपके पास V और R कैसे वेरी कर रहे हैं? डायरेक्टली। आपको V और R में बनाना है तो दोनों कैसे वेरी करें? डायरेक्टली। अब समझना ध्यान से, अगर हम लोगों ने बनाना शुरू करा, यहां रहेगा टीपीडी वोल्ट में और यहां रहेगा एक्सटर्नल ओम में। इधर लिख देंगे, ठीक। अब देखो इनिशियली हमारे पास क्या हुआ? जैसे जैसे हम R बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा V भी बढ़ेगा। तो दोनों कैसे वेरी करेंगे? डायरेक्टली, इस तरीके से। बट एक चीज सोचो,
हम आर को बढ़ाते जा रहे हैं तो वी भी हमारा क्या कर रहा है, बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे आके ये मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा, हाँ या ना। एंड व्हाट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट, इट इज ईएमएफ, हाँ या ना। और हम जानते भी हैं कि बाय डिफॉल्ट हम क्या पढ़ते हैं, डिस्चार्जिंग। जब हम करंट को क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, जब करंट को विड्रॉ करते हैं तो जो टीपीडी होता है हमारा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो ईएमएफ से क्या रहता है, छोटा। ठीक, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा कब होता है, जब हम क्या कर रहे हो, चार्जिंग। बट अगर बाय डिफॉल्ट बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के समय में टीपीडी ईएमएफ से क्या रहता है, छोटा, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। बट अगर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया तो मैक्सिमम वैल्यू पे वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। इसका मतलब अगर हम अपने ग्राफ में देखें तो भाई हम आर की वैल्यू बढ़ाते गए, हमारा वी भी बढ़ता गया, और एक पॉइंट पर आकर के उसने अपनी कैसी वैल्यू ले ली, मैक्सिमम वैल्यू ले ली। और मैक्सिमम वैल्यू पे हम उसे क्या कहेंगे, ईएमएफ। इसका मतलब इसके बाद आप आर को कितना भी बढ़ा लो, आपके टीपीडी में कोई चेंज, क्योंकि टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्जिंग के समय पे ईएमएफ से हमेशा क्या रहेगा, छोटा। और अगर हम कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे तो वो क्या हो सकता है, बराबर, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ या ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू को गेन करने के बाद आप भले ही रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर लो, आपके टीपीडी में कोई चेंज। तो इस वजह से इस पॉइंट के बाद आपका ग्राफ यहां से कैसे चला जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरीके से। ध्यान रहेगा, पक्का। रिपीटिंग छोटा सा पॉइंट है, आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाने से जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ने लगा, बट एक पॉइंट तक, जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, मैक्सिमम। क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या बन जाएगी, ईएमएफ। अब वो वैल्यू ईएमएफ के बियॉन्ड जा तो सकती है, बट कब, चार्जिंग पे। बट हम बाय डिफॉल्ट क्या पढ़ते हैं, डिस्चार्जिंग। तो इसका मतलब हमारा टीपीडी ईएमएफ के बराबर तक जा सकता है, पर उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम पॉइंट पे ला करके हमने उसे रोका, और अगर उसके बाद हम आर को इनफाइनाइट भी कर दें तो हमारे टीपीडी में कोई चेंजेस, इस वजह से वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ आया, दोनों ग्राफ बना पाएंगे अच्छे से, पक्की बात। अच्छा, यहीं पर एक ग्राफ और तैयार करो आप लोग। आपसे कहता है वेरिएशन ऑफ करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो ये है। और फिर आपसे कहता है वेरिएशन ऑफ टीपीडी विद करंट। ये दो ग्राफ बनाने हैं आपको। भाई यहां पर क्या है बेटा, आपको ध्यान से देखो, यहां पर क्या चीज है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा कि जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो करंट भी उतना ज्यादा बनेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहां ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, दिस इज वी वोल्ट में, और ये वी कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज योर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा दोगे तो सर्किट में करंट भी उतना ही ज्यादा। कैसे वेरी करेगा, डायरेक्टली, डन है। बट अगली सिचुएशन, यहां पर क्या चीज है, टीपीडी, और किसके साथ बनाना है, करंट के साथ। तो याद करो टीपीडी इज इक्वल टू ई माइनस आईआर, आपने ये कहा। अब ध्यान से देखो, अगर तुमने करंट को बढ़ाया तो तुम्हारा ये पूरा प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। और ईएमएफ जो है वो कैसी क्वांटिटी, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट में से बढ़ती हुई क्वांटिटी को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये रिजल्ट क्या करेगा, घटेगा। इसका मतलब टीपीडी और करंट एक दूसरे से कैसे वेरी करेंगे, भाई ध्यान से, यहां अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, ठीक, दोनों कैसे वेरी करेंगे, डायरेक्टली। बट यहां कौन है,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, ठीक है, तो वो कैसे वेरी करेंगे? इनवर्सली। तो जब आप लोग यहां ग्राफ बनाएंगे बेटू, तो ये कुछ इस तरीके से यहां रहेगा आप लोगों के पास करंट, और यहां आएगा आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पैरामीटर्स जो है बदल जाएंगे। यहां अलोंग एक्स एक्सिस कौन रहेगा? अप्लाइड वोल्टेज, जिसकी वजह से क्या बनेगा? करंट। यहां कौन रहेगा? करंट, जिसकी वजह से कौन चेंज होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं? तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से ध्यान रहेगा, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर हुआ? अच्छे से समझ आया? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन पढ़ो, और यहां आपको एग्जाम में ग्राफ अवेलेबल रहेगा बेटा। इस तरीके से है बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपका बेटा 3 नंबर की गेम बनाएगा, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। पहले बताओ पिछले तीनों क्वेश्चन समझ आए अच्छे से? रीड इट प्रॉपरली। विक्रम डोर क्लोज कर ले बेटा जल्दी से। क्वेश्चन के अंदर आपके पास कितने सेल्स हैं? 3। और तीनों के तीनों कैसे हैं बेटा? आइडेंटिकल, मतलब तीनों का ईएमएफ ई, ई और ई। तो हम लोगों ने क्या करा, अपने तीनों सेल्स कैसे लगा लिए? सीरीज में। हर एक सेल का ईएमएफ कितना है? ई, और हर एक का इंटरनल कितना है? आर। एंड लेट्स कनेक्ट देम अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इसे कनेक्ट कर लिया एक्सटर्नल में। जरा ध्यान से सोचिए, आप लोगों का जो नेट ईएमएफ बनेगा वो कितना बनेगा? 3E। क्योंकि याद करो ईएमएफ इन सीरीज क्या होता था? E1 प्लस E2 एंड अप टू EN। ये कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 सेल हैं, सॉरी 3 सेल हैं, तो हम लोगों ने क्या कर लिया? E3 वैल्यू पुट अप करी, तो ये बना। एंड व्हाट अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज? इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपका R इंटरनल जो है वो कितना हो जाएगा? 3R। हाँ या ना? ये चीज क्लियर है? पक्का? अब जरा ग्राफ में देखो, हमने पढ़ा when no current flows through the circuit, then the maximum PD is the EMF। ये चीज होती है। अगर ग्राफ से देखा जाए, when current is 0, the maximum potential difference is 6 वोल्ट। तो अगर हम ग्राफ से देख रहे हैं बेटा, फ्रॉम द ग्राफ हमें क्या समझ आया कि अगर करंट 0 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है? 6 वोल्ट। अब जरा ध्यान से देखो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया? 6 वोल्ट, इक्वल टू ईएमएफ कितना गया? 3E। ये चीज बनेगी। अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो आपके पास ईएमएफ ऑफ ईच सेल कितना तैयार हो गया? 2 वोल्ट। समझ आया? इतना पॉइंट क्लियर है? पक्का? सो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। पहला हिस्सा हो गया। अब आगे के हिस्से के लिए थोड़ा सा ध्यान से चलो।
हम लोगों ने करा V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है भाई। अगर फ्रॉम ग्राफ हम ध्यान से देखें कि अगर आपका V0 है, देन व्हाट इज द करंट। हमने पहले क्या करा, करंट जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस देखा। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और किसे देखेंगे, करंट को। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, देन व्हाट इज दैट करंट, 2 एम्पियर। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, देन करंट इज 2 एम्पियर। रिप्लेस करो तो आपके पास V हो गया जीरो, E कितना हो गया 2, माइनस I कितना हो गया 2, और ये R शिफ्ट करो तो 2R इज इक्वल टू 2, सो R इज इक्वल टू हाउ मच, 1 ओम। समझ आया या नहीं। तो ये आपके पास आ गया आपके क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल विल बी हाउ मच, 1 ओम। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। आखिरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहता है डिटरमाइन द करंट फॉर विच द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। आगे कंडीशन, आपको पावर डिसिपेशन क्या चाहिए, मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम डिसिपेट कब होगी, जब करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और इन सच अ केस करंट मैक्सिमम की कंडीशन इंटरनल शुड बी इक्वल टू, नाउ व्हाट इज इंटरनल, तो एक्सटर्नल भी कितना होगा, 1 ओम होगा। नाउ समझिए ध्यान से, हम लोग मेंशन करते हैं दैट फॉर पावर टू बी मैक्सिमम दिस करंट शुड बी मैक्सिमम, जो कि कब होगा, when internal is equal to, which implies external will be internal will be how much, 1 ओम। और याद कीजिए एक दिन हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाला सीखा था, तो वहां पर एक क्वेश्चन था ना कि EMF 1 वोल्ट 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम 1 ओम। तो हमने वहां बात करी कि इंटरनल आपस में कैसे हो सकते हैं, सीरीज पैरेलल कैसे भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल आपस में कैसे हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों। बट अगर इंटरनल और एक्सटर्नल की बात है तो वो हमेशा कैसे रहेंगे, सीरीज में। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दे आर ऑलवेज इन सीरीज। जब ये हमेशा सीरीज में है, देन व्हाट इज आर नेट, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल 1 ओम एक्सटर्नल भी 1 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। क्लियर हुआ। नाउ इन जनरल हम लोग क्या करेंगे, दैट EMF इज इक्वल टू करंट इनटू आर नेट। नाउ एक सेल के लिए EMF कितना बना, 2, करंट हम पता करना चाह रहे हैं और आर नेट कितना है, कैंसिल करा तो करंट कितना आया, 1 एम्पियर। तो ये वो करंट होगा जिसमें पावर डिसिपेशन क्या होगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। बात समझ आई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटू, कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करके रखो। कर पाएंगे सभी भाई, सिंपल सा पॉइंट है एकदम। भाई आप लोगों ने सबसे पहले ग्राफ से क्या पकड़ा कि करंट जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट, और उसको यहां इंप्लीमेंट करा तो आपके पास एक सेल का EMF आ गया। फिर उसके बाद आपने कौन सी इक्वेशन लगाई, डिस्चार्जिंग की। यहां वाली कंडीशन को रिवर्स करा, पहले करंट जीरो करके पोटेंशियल डिफरेंस देखा, और अब आपने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करके करंट देखा, तो क्या पता लग गया, इंटरनल पता लग गया। फिर तीसरे पॉइंट के लिए जब आपको पावर क्या बनानी है, मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम कब होगी, जब करंट क्या होगा, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है, इंटरनल शुड बी इक्वल टू, आपका इंटरनल कितना आया, तो आपका एक्सटर्नल भी कितना बना, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2। भाई आपका एक सेल के लिए कितना बना, 2 वोल्ट, आर नेट जो बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग वो कितना, 2। तो यहां से वो करंट जिसमें पावर मैक्सिमम होगी कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। आई बात समझ, कर सकते हैं अच्छे से। बढ़े आगे बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो बेटा, प्रॉपर्ली रीड करें इसको।
पढ़ा सबने? कुछ कंडीशन चल रही है कि पहले सीरीज फिर पैरेलल, और दोनों सिचुएशंस में जो करंट की एक रेलेवेंट रिलेशन दिया वो कह रहा है कि वो कितने टाइम बढ़ जाता है, 10 टाइम्स। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? एन की। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं अच्छे से इसको। देखो बेटा, कहता है फर्स्ट अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। सर्किट अगर बनाया जाए n इक्वल रेजिस्टर्स और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? R। नाउ केस नंबर 1, इस तरह से कितने रेजिस्टर्स हैं? n नंबर, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? R। आपने इसे कनेक्ट करा एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ठीक। नाउ इसका ईएमएफ कितना है? E, और इंटरनल कितना है? R। पहले सिर्फ इसी को तैयार करो, इतने हिस्से को, ठीक है। देखो, अगर मैंने बात करी आर नेट, अब ये आर नेट कौन से वाला? एक्सटर्नल वाला। अगर आप ध्यान से देखो, आपके एक्सटर्नल कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। सीरीज में क्या करेंगे आप लोग? आर प्लस आर अप टू हाउ मेनी टाइम्स? तो ये कितना बन गया? नाउ व्हाट इज इंटरनल? इट इज ओनली आर। और हम जानते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल हमेशा कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। अगर सीरीज में है तो हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी व्हाट? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो ये हो गया आर प्लस एन आर, और यहां से हो गया आर एन प्लस 1। कोई लोचा? नेट रेजिस्टेंस आ गया। अगर नेट रेजिस्टेंस इतना है, now general equation, the net applied voltage is current into the net resistance of the whole circuit। ये चीज रहेगी। now what is the net applied voltage? it is only E, ये रख दिया आपने। current I, and what is R net V2? ये रहा, it is R into n plus 1। तो यहां से आपको पता लगा कि करंट इन द सीरीज वाला सर्किट इज इक्वल टू हाउ मच? E डिवाइडेड बाय R एंड n प्लस 1। आराम से पेशेंस के साथ पहला सर्किट सॉल्व करा, बढ़े आगे। अब विनायक समझ आ रहा बेटा? अब सेकंड सर्किट क्या है? कहता है आपसे देन n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम। तो अगर हम लोग बात करें हमारे केस नंबर 2 की, इधर ही बना देते हैं। इस तरीके से कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स? n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये R है, ये R है, और ये भी R है। इन सबको आपने पैरेलल में जोड़ा, किसके साथ? एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। से ईएमएफ वही सेम चल रहा है E, और इंटरनल कितना है? R। डन। अगर हम अपने इस सर्किट का नेट एक्सटर्नल निकालें तो हम क्या लिखेंगे बेटा? अगर इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे? 1 बाय आर नेट, कौन से वाला? एक्सटर्नल वाला, विल बी 1 बाय आर, 1 बाय आर, एंड अप टू हाउ मच? n टाइम्स। तो आपके पास रिजॉल्व करके आर नेट एक्सटर्नल भैया आएगा n बाय आर, तो कितना बन गया? r बाय n। और इंटरनल कितना है बेटू? दिस इज द सेम जो पहले था, r। इंटरनल और एक्सटर्नल हमेशा कैसे? सीरीज में। तो इसका मतलब r net of the whole circuit will be equal to what? r by n plus r। यहां से आपने r कॉमन कर लिया,
और आपके पास कितना बन जाता है 1 + n/n। ये चीज बनी, यहां तक समझ आया? आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ चुका है, तो आप क्या लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू आई। अब एक चीज सोचो, क्या करंट अभी भी सेम रहेगा? अब करंट अलग हो जाएगा ना, तो हम यही क्या कर देते हैं आई डैश। भाई यहां करंट क्या था आई, और यहां क्या कर देते हैं आई डैश। सो आई डैश इंटू आर नेट ऑफ द सर्किट, आर नेट ऑफ द सर्किट, ये चीज होगी। अब ये जो करंट है, चलो वैल्यू डालते हैं पहले, ई नेट कितना होगा ई, दिस इज आई डैश, एंड व्हाट इज आर नेट, इट इज आर n+1/n। ये चीज बनी। यहां से आप इस करंट की वैल्यू को लिखो, अगर ये करंट की वैल्यू लिखोगे तो कितना बनेगा NE डिवाइडेड बाय n+1 इंटू आर। देखिए ध्यान से, अब जो करंट है आपका आई डैश, दिस इज बेसिकली द करंट फॉर द पैरेलल, जो कि कितना बना NE डिवाइडेड बाय n+1 इंटू आर। इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से बेटा, आपने करंट इन सीरीज पता करा और यहां से आपने करंट इन पैरेलल पता करा। कंडीशन क्या कह रहा है आपसे कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द करंट इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स, कि जब हमने पैरेलल में लगाया है तो जो करंट है वो सीरीज का कितना हो गया 10 गुना ज्यादा हो गया। तो एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हम ये लिखेंगे करंट इन पैरेलल is 10 times the current in series. Now from equation 1 and 2 अगर देखा जाए what is the current in parallel, NE divided by n+1 R is equal to, यहां कितना हो गया 10 times, and what is the current in series, it is E divided by R n+1। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा हिस्सा कैंसिल हो गया, यहां से ये ई कैंसिल हो गया, और आपके पास n कितना आ गया 10। क्लियर है सभी को? कर सकते हैं क्वेश्चन पूरा। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से जा रहा हो। बेसिक चीजें लग रही हैं, सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। अगर आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, अगर आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत अलग जा रही है, एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहे हैं आपके। हो जाएगा ये क्वेश्चन पूरा, पक्की बात है? चलें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, यहां पर भी आपके पास एक छोटा सा सर्किट रहेगा, अब इस सर्किट में आपको बताना है यहां 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। सोचो ध्यान से, आंसर इज 0, करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। समझो ध्यान से, शगुन का रिएक्शन है, कैसे बैटरी लगी है, रेजिस्टेंस है, करंट कैसे नहीं फ्लो करेगा। देखो कैसे नहीं करेगा बेटा, भाई ये करा पॉजिटिव, ये करा नेगेटिव, ये करा पॉजिटिव, ये करा नेगेटिव, दोनों में से हाईएस्ट पोटेंशियल कौन है 6 वोल्ट। करंट कहां से निकालना शुरू करो 6 वोल्ट से, और देखना कैसे गड़बड़ होगी। मान लो मैंने यहां से करंट विड्रॉ करा, यहां से करंट विड्रॉ करा आई, ये करंट आई एज इट इज गया, ये करंट आई एज इट इज गया, इस पॉइंट पे आके डिवाइड होगा। अगर आई में से यहां चला गया I1, अगर चला गया तो यहां कितना जाएगा I - I1।
हो गया गलत। क्रिस्चॉफ्स का पहला रूल क्या कहता था? जितना करंट एग्जिट करेगा उतना ही करंट एंटर करेगा। यहां से एग्जिट कितना कर रहा है, एंटर कितना कर रहा है? क्या ये वैलिड बात है? गड़बड़ हो गया। अगर क्रिस्चॉफ्स का फर्स्ट रूल वैलिड कराना है तो यहां आई आया, अगर वापस यहां आई लेके जाओगे तो क्या यहां कोई करंट जाएगा? आई बात समझ? तो अगर आपने ये पॉइंट इंप्लीमेंट करा तो यहां इस I1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। देन ओनली आपके पास यहां वापस कितना करंट फ्लो कर पाएगा? तो इसका मतलब यहां कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। गड़बड़ होगी पक्का। और अगर चलिए आप सॉल्व करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक, तो देखो ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये 2। बहुत ध्यान से समझना बेटा। आपने क्या करा, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। करंट कहां से निकलेगा? पॉजिटिव से। आपने यहां से निकाला I1, ये I1 और ये I1, ठीक है। आपने यहां से निकाल दिया I2, ये I2 और ये भी कितना? I2। हाँ या ना? हालांकि गलत होने वाला है बट स्टिल अगर कोई ऐसे भी देख रहा है तब भी वहां कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? आपने इस पॉइंट पे आके डिवाइड करना शुरू करा, ठीक है। आपने कहा यहां आ गया I डैश, यहां कितना गया? I2 माइनस I डैश, जो कि वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा। फिर दूसरी चीज, आपने इस पॉइंट से यहां डिवाइड कर दिया I0, तो यहां कितना आ गया? I1 माइनस I0। अब एक चीज, एक रेजिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शंस में करंट जाने लगे, अगर ऐसा हुआ तो यहां पर ये क्या कर देगा? शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट होते के साथ ही करंट थ्रू 2 ओम कितना हो जाएगा? 0। गलत है, जाना नहीं उस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पे डिवीजन ही इनवैलिड हो गई तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बात समझ आई? तो इसका मतलब यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0। क्लियर हुआ? तो ये जो भी हमने पॉइंट करा, यहां से हमारे पास हमारी अगली क्लास के जो न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं उनका पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्रिस्चॉफ रूल के सर्किट्स करेंगे जहां पे हमें लूप बनानी है, इक्वेशंस बनानी है, करंट के डिविजन्स बनाने हैं। तो वहां ये सब कंसेप्ट आपका काम करेगा कि करंट को कहां कैसे डिवाइड करा जाएगा, ठीक है। करंट दोनों बैटरी से निकलेगा या किसी एक से निकलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें सीखनी है अगली क्लास में हमें, तो वहां इसको ध्यान रखोगे। समझ आया अच्छे से? पक्की बात है? चलो अगला क्वेश्चन निकालेंगे बेटा हम लोग, ध्यान से पढ़ो। प्रॉपर्ली रीड कर लो बेटा। पढ़ा सबने? देखिए करते हैं इसको सॉल्व। कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब रुक जाओ, पहले ही आपसे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस वाली बात कर रहा है तो तुरंत आपके जहन में क्या आ जाना चाहिए? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ या ना? तो यहां हमने इसका जनरल फॉर्मूला बनाया था, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। और फिर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये चीज करी थी।
आप बिंदास इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो। देखो कैसे, उसने कहा कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम 20% मोर देन इट्स रेजिस्टेंस एट 27। इसका मतलब ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है ये तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया, और इनिशियल टेम्परेचर पर हम अपने इनिशियल रेजिस्टेंस को कितना कंसीडर कर लेते हैं, आर। तो इसका मतलब मैं आर इनिशियल की जगह क्या रखूंगा, आर। देन 1 प्लस अल्फा की जगह कितना रखेंगे, ये रहा, इट इज 2 इंटू 10 की पावर -4। देन ब्रैकेट लेते हैं, डेल्टा टी, इट इज टी फाइनल पता करना है, एंड माइनस टी इनिशियल, इट इज 27। ये चीज होगी। एंड व्हाट अबाउट आर फाइनल, उसने कहा 20% मोर देन ओरिजिनल, तो कितना करेंगे, आर प्लस 20% ऑफ आर। भाई 20% ऑफ आर कितना हो गया, 1/5। तो 1/5 आर, और इसको करा तो कितना हो गया, 6/5 आर इज इक्वल टू आर। दिस इज 1 प्लस 2 इंटू 10 पावर -4 टी फाइनल -27। अगर देखा जाए आर से आर हट गया, अब पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में तैयार है, टी फाइनल। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते, हो जाएगा। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, अच्छे से ध्यान रखो इसे। कर सकते हैं सब या नहीं, चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक रेजिस्टर आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब करंट आई फ्लो कर रहा है तो वो कितना है, आई आर। आप इसी को मेंशन कर लो। ये लिया आप लोगों ने रेजिस्टर आर, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख लेते हैं वी, जो कि कितना है आपके पास, आई आर अवेलेबल है। ठीक है, मतलब ये आपकी ओरिजिनल रीडिंग हो गई। इसको फर्स्ट कर लो। क्या बोलता है पहले पार्ट में, क्वेश्चन के ए पार्ट के अंदर, if the potential difference across R is measured using a voltmeter of resistance RV। ठीक, तो हमें प्रूव करना है, हमें वेरीफाई करना है कि वोल्टमीटर की जो ये रीडिंग है विल बी लेस देन द ट्रू वैल्यू। ये रही ट्रू वैल्यू, तो मतलब वोल्टमीटर लगाने के बाद जो रीडिंग आएगी दैट विल बी लेस देन दिस, हमें ये वेरीफाई करना है। अब एक दो चीजें फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई अगर होता एम मीटर तो एम मीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है, सीरीज में, और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है, पैरेलल में। तो अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो ये रहा रेजिस्टर आर, ये लगा दिया आपने वोल्ट मीटर। ठीक, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आरवी। नाउ यहां जो रीडिंग आती है उसे ले लेते हैं वी डैश। करंट कितना, आई। सबसे पहले आपको यहां का नेट रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में तो क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ये चीज करी। अगर नेट रेजिस्टेंस इतना है तो आप लोग वी डैश को कितना लिख पाएंगे बेटा, दिस इज आई इंटू आर आर वी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वी। पहले बताओ यहां तक समझ आया या नहीं, यहां तक क्लियर है अच्छे से। अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटू, तो देखो हमारे पास यहां क्या होगा, आई आर। व्हाट इज दिस आई आर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक, मैं वी डैश को आई आर की जगह क्या कर सकते हैं, वी।
तो ये कितना बना, V RV डिवाइडेड बाय R प्लस RV, हाँ या ना। V डैश को ले आता हूं डिनोमिनेटर में, तो ये कितना बना, RV डिवाइडेड बाय RV प्लस R। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, RV डिवाइडेड बाय RV प्लस R, क्या ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से बड़ा नहीं होगा? भाई यहां RV है, बट यहां RV में R ऐड हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब दिस रिजल्ट विल बी लेस देन 1। और अगर इसको यहां इंप्लीमेंट करा तो V डैश बाय V विल बी लेस देन 1। इसका मतलब V डैश इज लेस देन, हो गया वेरीफाई कि जो नई रीडिंग होगी वो ओरिजिनल रीडिंग से क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ आया या नहीं, पक्का क्लियर है? तो ये था आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा। अब जरा दूसरे को ध्यान से पढ़ो, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉपरली पढ़े बेटा उसको और सोचो क्या करोगे। बताओ क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। जब आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज, एरर से घबराना नहीं, बेसिकली क्या निकाल रहे हो। देखो भाई, आपके पास जो नई रीडिंग है, वोल्ट मीटर आपने लगाया तो उसे एग्जैक्ट रीडिंग देनी चाहिए, और वो बराबर रीडिंग नहीं दे रहा, कम रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब क्या है, एरर आ रहा है। या तो इस तरीके से देख लो, या फिर क्या देख सकते हो, नया वाला ओरिजिनल से छोटा आया तो चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वेट 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 वेट, ठीक, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इसका मतलब क्या निकालना है आपने, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर। तो किसी भी चीज में अगर परसेंटेज चेंज लिखना है तो कैसे लिखोगे, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अब आप यहां इस चेंज इन क्वांटिटी को, इस डेल्टा वी को क्या लिखोगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज v एज इट इज माइनस व्हाट इज v डैश, ये रहा, यहां से उठा के रखो, वहां पर कितना बना, इट इज v rv डिवाइडेड बाय rv प्लस r डिवाइडेड बाय v इंटू 100। अगर आप पूरे में से v कॉमन निकाले तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहां से आपके पास बचेगा 1 माइनस rv ओवर rv प्लस r इंटू 100। अगर आपने एलसीएम लिया तो ये rv से rv कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, इट इज 100r डिवाइडेड बाय rv प्लस r परसेंट। तो ये आ गया आपके पास परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज एरर। समझ आया या नहीं, कर सकते अच्छे से। अब जरा अपने आप से इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा ध्यान से पढ़ो। दिस इज एट व्हाट वैल्यू ऑफ यहां पर बीच में एट व्हाट वैल्यू ऑफ आरवी, at what value of RV does the voltmeter measures the true potential difference? The hint is right there in the question itself. Voltmeter measures the true value. जो हमारा वोल्टमीटर है वो क्या रीड करे, ट्रू वैल्यू। सोचिए, वो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू तभी रीड कर सकता है जब वो एक आइडियल वोल्टमीटर हो, हाँ या ना। अब बस इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है, और देखो ध्यान से,
नाउ the voltmeter can read the true value only when it is ideal in nature, जब उसका नेचर कैसा हो, आइडियल। और आइडियल वोल्टमीटर वही होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आइडियल एमीटर जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल, दैट इज जीरो। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम चौथे चैप्टर में सीखेंगे। ठीक, वहां हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना सीखेंगे, और ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। फिलहाल ध्यान रखना है, एमीटर हमेशा कैसे लगेगा, सीरीज में। एमीटर हमेशा कैसे लगेगा, सीरीज में। और आइडियल एमीटर कौन होगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो, नेग्लिजिबली स्मॉल। और दूसरा, वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगेगा, पैरेलल में। और आइडियल वोल्टमीटर कौन होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वो क्या बन गया, आइडियल वोल्टमीटर। और अगर वो आइडियल है तो वो किसी भी तरीके का एरर नहीं देगा, रीडिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एंड कैन मेजर द ट्रू वैल्यू। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना होना चाहिए कि वो क्या रीड कर सके, ट्रू वैल्यू। इसका मतलब भाई हम चाहते हैं कि हमारा वोल्टमीटर कैसा हो जाए, आइडियल। और वो आइडियल कब होगा, जब रेजिस्टेंस कितना हो। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्लियर हुआ, कर सकते हैं अच्छे से। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर। कोई कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो। आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं और कुछ करंट की रीडिंग्स हैं। आपको मैच करना है कि कौन सी रीडिंग कौन सी सिचुएशन के साथ जा सकती है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहला, विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक, जब सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, करंट सबसे ज्यादा फ्लो करेगा या नहीं, बताइए। तो सबसे ज्यादा करंट अगर गिवन रीडिंग देखे कौन है, तो ये कौन सा केस ऑक्यूपाई हो गया, ए। डन है। अब थोड़ा सा और ध्यान से, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हुआ तो करंट सबसे ही कम हो जाएगा। इन सब रीडिंग्स में सबसे कम करंट कौन सा, तो ये रीडिंग ऑक्यूपाई कर ली कौन से केस ने, सी केस ने, हाँ है ना। इसके बाद कहता है विद इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक भाई, क्या है आपका पैरेलल। अगर आप याद करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, मिनिमम। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम, देखो मिनिमम तो ठीक है, पर इस वाले से कम तो नहीं होगा, ये तो है ही नहीं ना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मिनिमम, तो करंट विल बी ज्यादा। अब देखो ये वाले दो बचे, इन दोनों में से ज्यादा करंट कौन सा, तो ये केस कौन सा ऑक्यूपाई हो गया, डी। मैं नहीं पढ़ रहा इसे, कौन सा हो गया, डी। आया समझ। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी कई बार होगा ऐसा, ठीक है, कि बहुत छोटे से पॉइंट पे भी 3 नंबर मिल रहे हैं, बट तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत कैसी है।
ठीक है, तो तुम्हारी किस्मत में इतना हलवा क्वेश्चन नहीं होगा। चलो आ जाओ बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ और ध्यान से पढ़ो। महिमा क्या हुआ बेटा, सर दुख रहा है? बेटा गला दबा दे। A wire of resistance R ohm is stretched in such a way that its length is increased by, लास्ट क्लास में भी हमने एक प्रॉब्लम करी थी जिसमें कि हम कह रहे थे कि वायर को क्या करा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, और हमने कहा था कि अगर वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो लेंथ तो बदली, उसी के साथ साथ थिकनेस भी बदलेगी, बट वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग यहां पर, सबसे पहले आप लिख लेते हैं लेंथ। तो नई लेंथ कितना बोल रहा है, इंक्रीज बाय 25, तो ओरिजिनल प्लस 25% ऑफ ओरिजिनल, तो ये कितना बना आपका L प्लस 25% ऑफ ओरिजिनल, इट इज L बाय 4, तो ये कितना हो गया 5/4L। ये वैल्यू किसकी आ गई, L डैश। नाउ वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब नया वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहां से A डैश इंटू व्हाट इज L डैश, इट इज 5/4L एंड दिस इज AL। AL यहां L से L कैंसिल, एंड व्हाट इज A डैश, इट इज 4/5A। डन है भाई, आपके पास A डैश आ चुका है, आपको L डैश अवेलेबल है। तो जरा ध्यान से, ओरिजिनली हम लोग रेजिस्टेंस को कितना लिखेंगे, रो L बाय A। क्या क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर चेंज है, क्या कहीं मटेरियल चेंज है, नहीं, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी कोई चेंजेस नहीं आने वाले। अगर रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले तो हम लोग, ये तो ओरिजिनल हो गया, अब नया रेजिस्टेंस क्या लिख पाएंगे, रो L डैश बाय A डैश। अगर वैल्यू पुट अप करी तो R डैश विल बी रो व्हाट इज L डैश, ये रहा, इट इज 5/4L एंड व्हाट इज A डैश बेटा, इट इज 4/5A। इसको ऊपर लेकर के जाइए तो R डैश कितना हो गया बेटा, 25/16 रो L बाय A। बेटा समझ आया नहीं, जिज्ञासा जी गुड मॉर्निंग, अच्छा क्लियर है यहां तक। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट विल बी R डैश, 25/16 एंड ये कौन आ गया R, तो नया रेजिस्टेंस इतना बन गया। ध्यान से देखो, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब R डैश विल बी ग्रेटर देन R। जो R डैश होगा वो R से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर R डैश R से ज्यादा है, then what about the percentage change, it is change in resistance per unit original into 100। now what about the change in resistance, it is greater value minus smaller by original into 100। रिप्लेस करो, कितना बना बेटा, 25/16 माइनस 1 इंटू 100, क्योंकि आप जब 25/16 R करेंगे तो R जो है वो थ्रू आउट कैंसिल होगा, आपके पास ये बचेगा। और अगर यहां से कैंसिल किया जाए तो भाई ये यहां पे लेके गए, कितना बना 9/16 इंटू, सॉल्व आउट करके मुस्कुरा देना, हो जाएगा या नहीं, कर सकते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन में था दैट एस्टिमेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो बाबू रेजिस्टिविटी में तो कुछ नहीं होने वाला और रेजिस्टेंस में इतना हो जाएगा, कर सकते हैं सभी, पक्का। बढ़े आगे, और आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद आप सभी घर जाके आराम से फिर से सो सकते हैं। अंशी क्या वो कह रही, नहीं बहुत पढ़ना है, आप लोगों का भी जब एक हफ्ते का ब्रेक है ना, उस एक हफ्ते के ब्रेक में, क्योंकि अगली 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस एक हफ्ते के अंदर अपना तीनों चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, खत्म कर लेना, क्योंकि वंस द स्कूल्स आर ओपन
आपके पास सांस लेने का समय नहीं होगा बेटा, समझे? अभी आपका स्कूल नहीं है, सो यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम। आपके पास 7-8 घंटा बहुत एक्टिव तरीके से है, अगर क्लासेस वाले टाइम को हटा लिया जाए, ठीक है, बल्कि ज्यादा ही है। तो 9-10 घंटे तक का जो टाइम है ना, उसको अपना बैकलॉग खत्म करने में लगा लेना। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने में लगे हुए हैं, ठीक? क्योंकि अगर आप इतना कवर अप कर लेते हैं, बैकलॉग खत्म हो जाएगा। आगे के चैप्टर्स को, ठीक, आप पॉजिटिविटी के साथ बैठ करके थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रह करके समझ सकोगे, उन्हें तैयार कर सकोगे। अदरवाइज फिर अगर वो चीज नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत रहेगी। अब तुम खुद सोचो ना, पहले चैप्टर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ठीक, पहले चैप्टर में हमने लगभग कितने क्वेश्चंस करे होंगे? इट्स अराउंड 52 समथिंग। सेकंड में भी अराउंड 44-46 अराउंड इतना है, ठीक है। अभी थर्ड में भी लगभग इतना ही पहुंच जाएगा। तो लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस का लॉट तुम्हारे पास अभी है, जिन्हें तुम बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अदर देन दैट इतना सारा कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में जो तुम्हारे पास चैप्टर के बीच में डेरिवेशंस हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, तो समय नहीं है तुम्हारे पास कि तुम उसको खराब करो। अभी जितना ज्यादा समय है उसे यूटिलाइज करके अपनी चीजों को खत्म कर लो, ठीक है। चलिए विनायक जी, तो बताइए क्या करेंगे। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? आर ओम, एंड दिस इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। आपने इस आर ओम की वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। कहता है देन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द डायमीटर। भाई अक्रॉस द एंड्स ऑफ द डायमीटर हम ये पकड़ लेते हैं, इसके डायमीट्रिक एंड्स इस तरीके से, ठीक। अगर पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आर था, अब ये वायर आपकी दो हिस्सों में बट गई, मतलब एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, हाँ या ना? जब हमने डायमेट्रिक एंड पे उसे डिवाइड करा तो क्या एरिया बदला, थिकनेस बदली वायर की? नो, सिर्फ क्या बदली? लेंथ। अगर पूरी की पूरी लेंथ एल है तो ऊपर वाला हिस्सा L/2 और नीचे वाला हिस्सा, तो रेजिस्टेंस अगर टोटल R था तो ये R/2 और ये, और दोनों कैसे कनेक्ट हो गए? पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो आप R नेट कितना लिखेंगे? R/2 इंटू R/2 डिवाइडेड बाय R/2 एंड प्लस R/2, ऐसे ही करते हो। तो अगर देखा जाए तो यहां से कितना बना आपका? R²/4 एंड डिवाइडेड बाय कितना बना? R। एक कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया? R/4। समझ आया? कर सकते हैं, ये एमसीक्यू में आ रखा है बेटा आपका। यहां तक के सारे क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या करके आना है, ध्यान से सुनो। सिर्फ एक छोटी सी चीज, क्रिस्चॉफ्स के दोनों रूल, कन्वेंशंस पढ़े थे ना, ठीक, और उनको अप्लाई करना सीखा था हमने किसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज में। उसको अच्छे से रिवाइज करके आओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट में।